एनोटेशन। ओके, अच्छा, तो ऑलरेडी मैंने कुछ बताया आपको कि what are the annotations, these are the instructions। okay, so these are the instructions to the your compiler or we can say JVM to do something on user behalf। तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें देखी हुई है। ओके, लाइक हमने एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल देखा था emp.xml। ओके, emp.xml वगैरह हमने देखा था, और हमने उसमें कैसे मैनेज किया था कि हमने कॉन्फ़िग में एंटिटी जो है पिन वगैरह डिफाइन करके ये किया था। ओके, बट नाउ द कॉन्फ़िगरेशंस आर वेरी वी कैन से they add more overhead and these are like headache, मतलब headache to end user। मतलब क्या है कि end user क्या बोलेगा at the end, भाई मुझे ये कुछ नहीं करना है, आप मुझे एक प्रॉपर सिंपल ऑपरेटिंग, मुझे एक सिंपल एप्लीकेशन बना के दो जहां पे मैं एपीआई का टेस्टिंग कर पाऊं। ओके, सो इट इज लाइक कि आई जस्ट वांट टू टेस्ट द एपीआई, आई डोंट वांट टू डील विद दिस कॉन्फ़िगरेशन फाइल एंड ऑल। तो उसके लिए कुछ एनोटेशन है, और सबसे पहला एनोटेशन है एट ऑटो वायर। मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया है, ठीक है, एट ऑटो वायर। ओके, नाउ व्हाट एग्जैक्टली दिस एनोटेशन इज एंड हाउ इट वर्क, मतलब ये क्या है। ओके, देखिए, इट ऑटोमेटिकली, अगर हम बेसिक लैंग्वेज में जाएंगे तो इट ऑटोमेटिकली क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट। ओके, अच्छा, ये ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा एंड आल्सो इंजेक्ट्स द डिपेंडेंसी। और ऑब्जेक्ट का डेटा फेच करेगा एक्सएमएल फाइल से, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज है। यस, एग्जैक्टली, आप इसको जावा कॉन्फ़िग भी रख सकते हो, आप एक्सएमएल कॉन्फ़िग भी रख सकते हो, डिपेंड्स ऑन इट। सो फॉर एग्जांपल अज्यूम करो कि मेरा एक क्लास है ए। सर शोएब वेटिंग में है। Okay, so assume my class is A and it is holding some other object, say B, and it is B. Okay, now there are different types of auto wiring. Okay, सेटर ऑटो वायरिंग, मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया है कि हमने देखो हमने जब XML बनाया था तो कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट दे रहे थे हम, कंस्ट्रक्टर ARG, तो इट इज कंस्ट्रक्टर ऑटो वायरिंग। बट अगर आपको समझो कि कंस्ट्रक्टर ऑटो वायरिंग करना है बट डिफरेंट ऑब्जेक्ट का, तो आप ऐसे कर सकते हो, से P1। ओके, नाउ आपको क्या करना है, दिस डॉट P1 इज इक्वल टू P1। नाउ माय क्वेश्चन इज कि हमने क्या कहा था, अगर मैं ये P1 कंस्ट्रक्टर से पास कर रहा हूं, इफ आई एम पासिंग दिस P1 थ्रू कंस्ट्रक्टर, अगर मैं कंस्ट्रक्टर से पास कर रहा हूं तो ये टाइटली कपल्ड हो गया। क्यों? क्योंकि जब तक B नहीं बनेगा तब तक A नहीं बनेगा। करेक्ट, क्लियर? आपको ये ऑलरेडी मैंने बताया है व्हाट इज टाइटली कपल्ड सिस्टम। अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे डिपेंडेंट है तो दोनों एक साथ आपको बनाना पड़ेंगे, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक बनाकर दूसरे को सेट करना पड़ेगा। नाउ द प्रॉब्लम इज कि यहाँ ये केस कैसे हैंडल हो, तो द बेस्ट ऑप्शन इज ऐड ऑटो वायर, ऑटोमेटिकली बन जाएगा। डन, तो दिस इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। ये चीज हम XML के थ्रू कर रहे थे, बट अभी आपको एनोटेशन के थ्रू करना है, तो दिस इज कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, इसको आप कहोगे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। तो आप ऐसे कर सकते हो, दिस इज वन वे। ओके, नाउ यू कैन आल्सो डू द सेटर इंजेक्शन, आप सेटर इंजेक्शन भी कर सकते हो, दैट इज आल्सो पॉसिबल। तो फॉर एग्जांपल हाउ, void set b, मैंने एक मेथड ऐड किया और उसमें मैंने b1 पास किया। ओके, now say this dot b1 is equal to b1। ओके, now यहाँ पे भी आप क्या कर दो, add auto wire।
ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। तो जब भी आपका सेटर कॉल होगा सेट बी, तो बी आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सर इसका एक रिकैप कर सकते हैं क्या, स्मॉल रिकैप? अच्छा देखो, दोनों का, कंस्ट्रक्टर का और सेट का। ऑटो वायरिंग का मीनिंग समझ में आ गया आपको? व्हाट इज ऑटो वायरिंग? इट इज ऑटोमेटिकली क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट एंड आल्सो इंजेक्ट्स द डिपेंडेंसी। तो अब आपके अलग अलग तरीका है, आपके पास ऑटो वायरिंग का अलग अलग तरीका है। देखो आपको एम्बिग्यूटी नहीं क्रिएट करनी है। अगर आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन बना रहे हो तो आप सेटर इंजेक्शन नहीं बनाओगे। ओके, तो ऐसे अलग अलग टाइप है। तो ये इसका सबसे पहला टाइप होता है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। आप कंस्ट्रक्टर बनाओ, उसमें एक ऑब्जेक्ट पास करो दूसरे क्लास का और उसको जस्ट ऐड ऑटो ऐड कर दो, ऑटोमेटिकली बी बन जाएगी। दिस इज वन वे, इट इज कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने एक मेथड बनाया है सेट बी नाम का, इसमें मैंने बी का ऑब्जेक्ट पास किया है और ऐड ऑटो ऐड। दिस इज सेटर इंजेक्शन। इसको आप क्या कहोगे? सेटर इंजेक्शन। सेटर इंजेक्शन। अच्छा, आप फील्ड इंजेक्शन भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मुझे ना ही कंस्ट्रक्टर चाहिए ना ही मुझे आपका ये सेटर वगैरह चाहिए, आई डायरेक्टली आई कैन डू लाइक, ओके, एंड दिस इज फील्ड इंजेक्शन। आप डायरेक्टली फील्ड को दे दीजिए एट ऑटोवाइड, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नो नीड टू न्यू इट, आपको ये ऑब्जेक्ट को न्यू करने की जरूरत नहीं है। अगर आप न्यू कर रहे हो इसका मतलब आपका सिस्टम टाइपली कपल्ड है। तो दीज आर दी थ्री टाइप्स ऑफ इंजेक्शन। ये आपके पास तीन टाइप की इंजेक्शन है। अच्छा, मैं यहाँ पे नोट लिखता हूँ, याद रखो कि नोट, यूज एनी वन ऑफ देम। आप इसमें से कोई एक यूज करोगे। अगर आपको पसंद आ रहा है फील्ड इंजेक्शन तो आप फील्ड इंजेक्शन यूज करो। अगर आपको पसंद आ रहा है कंस्ट्रक्टर तो कंस्ट्रक्टर यूज करो। अगर आपको पसंद आ रहा है सेटर तो सेटर यूज करो। बट रिमेंबर, आप मिक्सअप नहीं करोगे, मतलब कंस्ट्रक्टर भी डाल रहे हो फिर उसके बाद में आप सेटर भी डाल रहे हो फिर फील्ड इंजेक्शन भी कर रहे हो। दिस इज नॉट अलाउड। तो सर ऐसा कोई प्रेफरेंस वाला नहीं है क्या कि इस सिचुएशन पे ये होगा, इस सिचुएशन पे वो होगा? ऐसे नहीं, इसके अंदर ज्यादा प्रेफरेंस इसको दिया जाता है, फील्ड इंजेक्शन। मतलब जैसे ही हम उसका रेफरेंस बनाते हैं ऑटोमेटिकली वो एक्सएमएल फाइल से डेटा पुल कर लेगा, उसका कर लेगा। ऐड ऑटो ऐड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली पुल कर लेगा। ओके, तो इनका तीनों का एक छोटा डेमो लेते हैं क्या, एक एक छोटा एग्जांपल? मैं अभी सोच रहा था सर कि पहले हमारा ये थ्योरी हो जाने दो सारे एडवर्टाइजमेंट। ओके सर, एक बार हम सब लेंगे। ठीक है सर, ओके। क्योंकि क्या होगा, और अदरवाइज क्या हो रहा है, सारे हम क्या कर रहे हैं एक एक इसको ले रहे हैं ना, तो वो समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या हो रहा है। ओके सर, ठीक, अब एज मैं यू क्या विश। नेक्स्ट टाइम तो हमारा डेमो रहेगा ना, नेक्स्ट टाइम तो समझो एक छोटा प्रोजेक्ट ही रहेगा। ओके सर, ठीक है। ओके, तो सारे मॉडल क्रिएट हो जाएंगे। अच्छा, नाउ द सेकंड एनोटेशन एंड दिस इज एट bin. Okay, now what is bin? Okay, so remember, whenever you are returning an object, जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो ऑटो वायरिंग उसी वक्त काम करेगा जब वो bin होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब भी आप ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हो तो ऑटो वायरिंग उसी वक्त काम करेगा जब वो bin ऑब्जेक्ट होगा। अगर वो bin का इंस्टेंस नहीं है तो वहां पे ऑटो वायरिंग काम नहीं करेगा। रिमेंबर सर, नेहा इज वेटिंग। Okay, so auto wiring will work only on the bin instances. ऑटो वायरिंग सिर्फ bin के इंस्टेंस पे काम करेगा। रिमेंबर, तो आपको जब भी ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो यू नीड टू स्पेसिफाई इट एज bin. तो फॉर एग्जांपल से अब मैं गेटर कर रहा हूँ, अब मेरा क्लास था ए, क्लास सर शोएब वेटिंग। save my b. Okay, this is b1. ओके, अब आपने ऑटो वायरिंग वगैरह सब कर लिया। नाउ देयर इज अ मेथड से पब्लिक ओके बी गेट बी ओके, एंड दिस इज अंडर फैक्ट्री। ये फैक्ट्री मेथड एक काम करता हूं मैं, इसको डायरेक्ट मेथड लिखता हूं। यहाँ पे मैं नोट डालता हूं, नोट दिस इज अंडर
फैक्ट्री क्लास। अच्छा, फैक्ट्री क्लास का बारे में आपको पता है ऑलरेडी। क्या करती है फैक्ट्री? अलग अलग इंस्टेंस के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप। अगर आप बी कर रहे हो तो गेट बी कर रहे हो तो उसका टाइप रिटर्न होगा, अगर ए कर रहे हो तो ए का रिटर्न होगा। तो सपोज आई एम सेइंग रिटर्न न्यू बी। ओके, दिस इज माय मेथड। नाउ द ऑटो वायरिंग फॉर बी, ऑटो वायरिंग बी के लिए उसी वक्त काम करेगी जब वो बिन है। तो आपको क्या करना है, ऐड बिन, आपको इसको एनोटेट करना है। गेट बी के मेथड पे आपको ऐड बिन करना है। ऐड बिन करोगे इसका मतलब ये जो बी क्लास है ये बिन क्लास है, इट रिप्रेजेंट। अगर मैंने ये बिन निकाल दिया, assume there is no annotation at bin, तो ऑटो वायरिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क। ये जो ऑटो वायरिंग किया है ना हमने, ये काम नहीं करेगा क्योंकि ऑटो वायरिंग वर्क्स ऑन ओनली बिन। ऑटो वायरिंग सिर्फ बिन क्लासेस पे काम करेगा, रिमेंबर। ओके, इज दिस क्लियर? ये क्लियर है क्या? हेलो, हाँ सर, ये क्लियर है क्या? Yes sir, auto wiring will work only for bean instance. Yes. ऑटो वायरिंग विल वर्क फॉर ओनली बिन, और आप बिन के लिए एक फैक्ट्री बनाओगे और फैक्ट्री से आपके सारे बिन क्रिएट होंगे। तो जब आप ऐड बिन करोगे तभी ऑटो वायरिंग उसका काम करेगा, अदरवाइज ऑटो वायरिंग काम नहीं करेगा। ये जो मेथड है गेट बी वगैरह, ये आप एक टेम्पररी क्लास में ऐड कर रहे हो रिटर्न करने के लिए, मतलब आपका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए ना, तो इसलिए वहां पे किया हुआ है फैक्ट्री क्लास। ओके, रिमेंबर। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट इज, आपका नेक्स्ट आएगा ऐड क्वालिफायर। ओके, ऐड क्वालिफायर थर्ड। ओके, नाउ व्हाट इज क्वालिफायर? तो देखिए, इट इज इन कंजंक्शन विद, ओके, ये किसके साथ यूज करते हैं? ऑटो वायरिंग के साथ, इन कंजंक्शन विद ऑटो वायर। ये ऑटो वायर के साथ यूज किया जाता है। ओके, अच्छा, नाउ व्हेन टू यूज क्वालिफायर? उस वक्त यूज किया जाता है जब एम्बिग्यूटी है। ओके, तो एम्बिग्यूटी अगर आएगी तो आप क्या करोगे? क्वालिफायर का यूज करोगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। से देयर इज वन इंटरफेस, ओके, देयर इज वन इंटरफेस से शेप, एक इंटरफेस से शेप, छोड़ दो उसको। ठीक है, नाउ देयर इज वन क्लास से सर्कल, इट इज इंप्लीमेंटिंग इंटरफेस शेप, ये शेप को इंप्लीमेंट कर रही है। एक और क्लास है रेक्ट, ये भी इंप्लीमेंट कर रही है शेप। अब ये दोनों ने शेप को यूज किया है। ठीक है, नाउ बोथ आर यूजिंग द सेम, तो ये दोनों भी शेप को यूज कर रहे हैं। तो नाउ द प्रॉब्लम इज कि जब मैं ऑटो वाइड लगाऊंगा तो कौन सा ऑब्जेक्ट बनना है, आपका ऑब्जेक्ट कौन सा बनाना है, दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसके लिए एक मेथड होता है। ठीक है, तो आप समझो मैंने क्या किया, ये मैं एक क्लास बनाता हूँ सर्कल। ओके, आई एम क्रिएटिंग अ सर्कल, मैंने एक सर्कल बनाया। ओके, नाउ दिस इज माय सर्कल क्लास। ओके, मैं इसमें ये बात कर रहा हूँ। ओके, से मैं इसको क्या करता हूँ, इस अलग क्लास नाम दीजिए टेस्ट, समझे, टेस्टिंग करना। ओके, दिस इज माय टेस्ट। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, दिस डॉट s इज इक्वल टू s, उसको कर रहा हूँ। ये मैं देखो, अब थोड़ा सिनेरियो को समझ लो। इट इज इन कंजंक्शन विद ऑटो वायर, एक इंटरफेस है शेप नाम का, ये एक क्लास होगा। मैं इसको क्या करता हूँ, मार्किंग करता हूँ। दिस इज माय वन क्लास। देयर इज वन क्लास circle, okay, which is implementing shape. Now this is one class P which is implementing my class rect which is implementing shape. Now there is one class test, अब ये D से है मेरा D, ये मेरा D में आ रहा है। Okay, now
देयर इज वन क्लास टेस्ट, चलो मैं इधर लिख भी देता हूँ, दिस इज माय क्लास टेस्ट। ओके, अब उसमें कंस्ट्रक्टर है, उसमें कंस्ट्रक्टर क्या है, टेस्ट शेप एस, और उसमें दिस डॉट एस इज इक्वल टू एस, ये जो एस है मेरा ये फील्ड है, assume this is my field, shape S. Okay, now the problem is, assume करो कि मैंने इसको ऑटो वायरिंग किया हुआ है, add auto wire, ओके मैंने इसको ऑटो वायरिंग किया, ओके अब मेरा प्रॉब्लम आ गया, देखो सामने क्या प्रॉब्लम आया, ऑटो वायर तो मैंने कर दिया शेप को, बट विच टाइप मुझे पता ही नहीं है, यहाँ पे सर्कल लेना है कि रेक्टेंगल लेना है। अच्छा आपको पहले बताओ, मुझे सिनेरियो समझ में आया है क्या है? हाँ सर समझ में आया, इसी लीडिंग टू एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी आ रही है, अब क्या एम्बिग्यूटी आ रही है, एक इंटरफेस शेप है, एक सर्कल है और एक रेक्टेंगल, ये दोनों इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं शेप। अब मेरा एक क्लास टेस्टिंग है, समझो मेन क्लास है, मेन क्लास, ओके जहाँ पे मुझे टेस्ट में मैंने कंस्ट्रक्टर में शेप पास किया है और वो ऑटो वायर्ड हुआ है। अब यहाँ पे एम्बिग्यूटी क्या है, शेप की जगह पे लेना कौन सा है, सर्कल लेना है कि रेक्टेंगल लेना है, तो अब मुझे पता नहीं है। तो टू अवॉइड दिस, मतलब इसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे होता है ऐड क्वालिफायर। तो क्या करोगे आप, इसको ऐड क्वालिफायर, देखो आप इसको लगाओगे ऐड क्वालिफायर, ओके ऐड क्वालिफायर एंड इन ब्रैकेट विच शेप, सपोज मैंने पास किया सर्कल, तो नाउ दिस शेप S refers to my circle। अब ये जो शेप S जो है ये मेरे सर्कल को रेफर करेगा, और अगर सेम केस अगर आपने यहाँ पे रेक्ट लिखा तो रेक्टेंगल को रेफर करेगा। इज दिस क्लियर नाउ? इज दिस क्लियर? यस सर। सर ये वैसा हो गया जो अपना उसमें करते थे अपन कलेक्शंस के अंदर, हाँ कलेक्शंस के अंदर एरे लिस्ट बनाना है स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स का, हाँ राइट, तो वो पास कर दे रहे कि एज आर्गुमेंट है ना, हाँ राइट, तो वो हमने यहाँ पे टाइप कास्ट कर दिया उसको। यस एग्जैक्ट, तो ये हो गया आपका क्वालिफायर। तो इज दिस क्लियर नाउ? क्वालिफायर क्लियर है आपको? तो क्वालिफायर विल कम इनटू प्लेस व्हाइल यूजिंग इंटरफेसेस क्या? हाँ राइट, जब एम्बिग्यूटी आएगी। ओके, एम्बिग्यूटी रिजॉल्व करने के लिए क्वालिफायर है। ओके क्वालिफायर अब बेस क्लास में भी वर्क होगा ना, देखो ना, समझो ये बेस क्लास है और दोनों सेम क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं, तभी भी आएगा ना। समझ रहे हो ना? इट इज नॉट इन द केस ऑफ ओनली इंटरफेस, अगर बेस अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास है और यहाँ पे भी इसको एक्सटेंड कर रही है, ये भी इसको एक्सटेंड कर रही है, तभी भी ये केस सेम केस आएगा। सर नाजिश इज वेटिंग। अच्छा, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अच्छा सर, मुझे आपको समझ में आ रहा है ना पक्का? हाँ थ्योरेटिकल समझ में आ रहा है सर, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। करेंगे ना तो मैं अभी सारे पैकेज एक साथ लेके बता दूंगा ताकि इनको पूरा प्रोजेक्ट ही समझ में आए। ओके, अब क्या हो रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा था अभी तक हम जैसे पढ़ा रहे थे ना, क्या हो रहा है, मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और एक ले रहा हूँ, लेकिन पता ही नहीं कि यूज कहाँ करना है। ओके, अब हम क्या करेंगे, सारे एनोटेशन हो गए ना तो सिंपल एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और सबका डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट वगैरह सब सर्विस वगैरह एक साथ ही बनाएंगे तो बेस्ट रहेगा। ओके सर। अच्छा, नेक्स्ट इज एट रिक्वायर। नेक्स्ट एनोटेशन इज एट रिक्वायर, मतलब रिस्ट्रिक्शन। ओके, नाउ व्हाट इज रिक्वायर? रिक्वायर का मीनिंग है कि मुझे ये फील्ड कंपलसरी लगेगा, मतलब इफ आई एम सेइंग एट रिक्वायर्ड तो इसका मतलब ये आपके कॉन्फ्लिक्ट फाइल में होना ही चाहिए। तो फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्लास से ए, एक क्लास ए है, ओके अब उसमें क्या है, कुछ फील्ड, ओके से मैं कुछ लेता हूँ प्राइवेट इंटीजर ए, ओके एंड प्राइवेट इंटीजर बी, मैंने ये दो फील्ड ले लिया, ठीक है। नाउ आई एम क्रिएटिंग अ सेटर void set a, तो नाम कुछ अलग देता हूं मैं, set a वैल्यू मैंने ऐसे दिया और इसमें मैंने पास किया इंटीजर b। नाउ डेफिनेटली यू नो अबाउट दिस सेटर, दिस डॉट a इज इक्वल टू बराबर। ओके, नाउ void set b वैल्यू and say I am passing integer b,
अब this dot b is equal to b. Now what I am saying, मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया at required. Now इसका मीनिंग क्या हो गया पता है आपको? जिसपे मैंने at required ऐड किया है, इसका मीनिंग हो गया कि आपका कंपलसरी XML फाइल में a का वैल्यू सेट होना चाहिए. मतलब आप जो पिन बनाते हो ना, देखो ये आप ऐसे बना सकते हो ना, XML फाइल में पिन बनाते हो. ओके, देन यू से क्लास इज इक्वल टू जो भी है com डॉट टेस्ट डॉट ए, आपने ये बनाया, ठीक है. अच्छा, आपने पिन को स्टार्ट किया. अब आप प्रॉपर्टी देते हो, राइट. प्रॉपर्टी नेम इज इक्वल टू समथिंग. ओके, अब इसमें ए होना बहुत जरूरी है. ओके, वैल्यू डेट है. ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा देखिए, आप ये पिन कॉन्फ़िग को देखो, ये पिन के कॉन्फ़िग को देखो. क्लास ए है, उसमें मैंने प्रॉपर्टी ए को सेट किया है और मैंने बी को सेट नहीं किया है. आप देखो यहाँ पे बी भी है ना, बी, और मैंने उसको सेट नहीं किया. दैट इज ओके, इट इज अलाउड. बट यहाँ पे ए कंपलसरी है. ओके, व्हाई ए कंपलसरी? ये ए कंपलसरी क्यों है? क्योंकि मैंने ऐड रिक्वायर्ड बोला है. ओके, तो इट इज लाइक फील्ड वेरिफिकेशन. आप फील्ड वैलिडेशन करते हो, पता है ना, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल वगैरह ऐड करते हो, और आप एक फील्ड को एचटीएमएल में भी होता है, देखिए ऐड रिक्वायर्ड किया मतलब कंपलसरी चाहिए. तो वैसे ही यहाँ पे भी हो गया. अच्छा, इज दिस क्लियर? क्लियर? यस सर. ओके, अगर मैंने ऐड रिक्वायर्ड बी पे भी ऐड किया तो यहाँ पे बी की प्रॉपर्टी भी आपको कंपलसरी ऐड करनी होगी, अदरवाइज आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, कंपाइलेशन एरर आएगा. ओके, इज दिस क्लियर नाउ? Okay, so this is our annotation. Now the next annotation is, okay, अब आपका next annotation जो है वो है at value. Next is at value. Okay, next is at value. Okay, अच्छा देखिए, now when to use and when to specify this. Okay, so remember, so it is used whenever we want to provide default values. जब आपको डिफॉल्ट वैल्यूज प्रोवाइड करने हैं तो देन वी यूज एट वैल्यू. ओके, so for example say there is a class a, एक क्लास a है, ठीक है, और उसमें एक प्राइवेट इंटीजर a है. अब मैं एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ पब्लिक a. ओके, एंड इन विच आई एम पासिंग इंटीजर a. अब डेफिनेटली आपको पता है क्या करते हो आप, दिस डॉट a इज इक्वल टू a करते हो, ये कंस्ट्रक्टर रेडी हो गया. ओके, नाउ इफ आई स्पेसिफाई, से मैंने क्या किया, ये जो इंटीजर a है इसको मैंने क्या किया, एट वैल्यू. ओके, एट वैल्यू एंड आई एम प्रोवाइडिंग सपोज 10. so now if you don't pass the value, अगर आपने ये जो इंटीजर a है इसको अगर आपने वैल्यू पास नहीं किया तो ये वैल्यू लेगा 10. इज दिस क्लियर? तो वी हैव टू गिव इन स्ट्रिंग क्या सर, क्योंकि वैल्यू तो इंटीजर है. ये इंटीजर है लेकिन आपको कंपलसरी स्ट्रिंग में ही देना. देखो, आपके एनोटेशन, आपका प्रॉपर्टी जो आप इसमें सेट करते हो यहाँ पे, ये सब डबल कोट्स में आएंगे सर. ओके, देखो आपका पिन कॉन्फिग, आपके वैल्यूज, आपके एनोटेशन, ये सारे डबल कोट्स में आएंगे. यहाँ पे इंटीजर वैल्यू नहीं रहता इनके. ओके, इज दिस क्लियर? ओके तो आप सर. यहाँ पे अगर ऐड वैल्यू दे दोगे तो आप मेरा इंटीजर a का वैल्यू 10 है, अगर आपने प्रोवाइड नहीं किया तो. ओके, रिमेंबर, तो आप फील्ड को भी दे सकते हो. देखो, अगर मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है कि नहीं मुझे यहाँ पे नहीं देना है, तो यू कैन डू इट लाइक दिस, डन, माय a वैल्यू इज 10 नाउ. तो अगर मैं यहाँ पर दे दूँ a कॉमा b, तो अगर आपने समझो यहाँ पे a कॉमा b दिया, अभी 10 किसको है? ये काम नहीं करेगा. ओके, वो इंडिविजुअल वैल्यू होना चाहिए. यस, मतलब इंडिविजुअल, आप समझो मैंने इसको दे दिया,
अगर आपको एक अलग प्रॉपर्टी चाहिए तो प्राइवेट इंटीजर बी, ये आपका अलग प्रॉपर्टी। ओके, इज दिस क्लियर नाउ? ओके, पक्का ना? अच्छा, नेक्स्ट इज डिपेंड्स ऑन। नेक्स्ट एनोटेशन इज डिपेंड्स ऑन। देखो आप बहुत सारे एनोटेशन, ओके, मैं जो पढ़ा रहा हूँ टोटल कितने सारे से? तो सर आप अगर आप देखने बैठोगे तो आपको 300 मिलेगा। अरे बाप रे। हाँ, लेकिन आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो यूजफुल है, मतलब जितने यूज होने वाले उतने ही पढ़ा रहा हूँ। ओके, अच्छा, इज दिस क्लियर? यस सर, अबव क्लियर टिल नाउ। अच्छा, नाउ अज्यूम कि अब मेरे पास एक क्लास है ए, ओके, एक क्लास ए, ओके, एंड इट इज इम्प्लीमेंटिंग, सपोज मैं एक काम करता हूँ, सर्कल का एग्जांपल, say my circle, okay, it implements swag, it implements shape, it implements this shape। अब मैंने ये शेप को इंप्लीमेंट किया, सर्कल, ओके। नाउ assume there is an another class, ओके, एक assume करो कि ये शेप के लिए एक और क्लास है और वो उस पर डिपेंडेंट है शेप, तो आप उसको क्या करोगे? डिपेंड्स ऑन, ओके, आप बोलोगे डिपेंड्स ऑन विच क्लास, किस पे डिपेंडेंट है, मतलब ये जो शेप है ये किस पे डिपेंडेंट है। आप ये इसका मीनिंग क्या? मल्टी लेवल, आपको पता है ना मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे होता है? क्लास ए होता है ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो जब वहां पे क्या होता है, हर एक क्लास एक दूसरे पे डिपेंड होती है। जैसे कि अगर ए बी सी है तो सी डिपेंड्स ऑन बी एंड बी डिपेंड्स ऑन ए, तो आप जब भी कोई इंटरफेस यूज करोगे तो आपको डिपेंडेंसी स्पेसिफाई करनी है। ये बहुत रेयर केस वाला है, बहुत रेयर केस। सपोज कि शेप जो है ये किसी और को इंप्लीमेंट कर रहा है तभी, अदरवाइज इसका कुछ यूज नहीं है। जैसे कि अब अगर मैं एकदम जेनेरिक एग्जांपल लूंगा समझो, तो कार एंड बाइक सबसे बेस्ट एग्जांपल है। देखो अगर एक समझो एक इंटरफेस है या फिर एक क्लास है, इंटरफेस इंजन, ओके, एंड देयर इज वन interface, suppose I can say vehicle, and it implements engine। अब एक क्लास है कार, it implements vehicle। अब देखो सर यहाँ पे ट्रांजिटिविटी है, कैसे? आपका एक इंटरफेस है इंजन, उसने जो इंजन है उसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? व्हीकल को कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? क्लास, जो आपकी कार है। तो अब अगर मैं ऐसे बनाऊंगा समझो, यहाँ पे मुझे बताना होगा कि व्हीकल किस पे डिपेंड है, तो डिपेंड्स ऑन, अच्छा किस पे? इंजन, राइट। इज दिस क्लियर? ये क्लियर है? यस सर। आप लोग देख लो, इसको प्रॉपर देखो, या फिर अलग आर्किटेक्चर दिखाता हूँ। देखो क्लास ग्रैंडफादर, ओके, क्लास फादर एक्सटेंड ग्रैंडफादर, क्लास सन extend father, okay। Now if you see this son class is directly extending father, लेकिन father किसी और पे डिपेंडेंट है, grandfather, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? add depends on grandfather। अच्छा, is this clear now? आप क्लियर हो? यस सर। पक्का ना? देखो एक क्लास ग्रैंडफादर है, फादर उस ग्रैंडफादर को एक्सटेंड कर रहा है फादर, अब सन जो है वो फादर को एक्सटेंड कर रहा है, लेकिन आपका ये जो फादर है वो ऑलरेडी किसी क्लास से बना हुआ है, तो आपको डिपेंडेंसी पता नहीं होगी, तो एड डिपेंड्स ऑन ग्रैंडफादर, राइट। ओके, इज इट क्लियर?
से वो है सर नेक्स्ट को है ना, नेक्स्ट लेते इनवाइट में, वरना अब आधा हो जाएगा। तो ये इनवाइट बंद करते हैं, मैंने नया शेयर किया है, नेक्स्ट को उसमें लेते हैं। स्कोप है वो है प्रोटोटाइप। ओके, नाउ व्हाट इज प्रोटोटाइप स्कोप? ओके, अस्यूम आई वांट टू कीप अप, मतलब मुझे क्या करना है, एक क्लास जो है क्लास उसको एक ही मॉड्यूल में यूज करना है। आई वांट टू मेक दैट क्लास अवेलेबल इन ओनली वन मॉड्यूल। सपोज मैं लॉगिन का मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जिस मॉड्यूल में मैं इसको प्रोटोटाइप कर दूंगा वो वहीं पे एक्सेसिबल होगा, उसके बाहर के पैकेज में नहीं। अच्छा, सभी लोगों को पैकेज पता है ना? हाँ सर, पैकेज पैकेज पता है। सभी को पता है ना? कैसे होता है, फोल्डर, सब फोल्डर्स होते हैं, ठीक है। तो जिस फोल्डर में मैं इसको प्रोटोटाइप स्कोप दूंगा तो वहीं पे यूज होगा। इट इज लाइक डिफॉल्ट स्कोप जो होता है, पता है ना आपको? कोई वेरिएबल का डिफॉल्ट स्कोप क्या होता है कि वो सेम पैकेज में यूज होगा, तो वैसे ही प्रोटोटाइप होता है। तो इट इज द डिफॉल्ट, इट इज द डिफॉल्ट स्कोप एंड आई कैन से विद इन द सेम पैकेज। Okay, within the same package. Now the next is request. अच्छा, आप लोगों ने सर्वलेट पढ़ा है राइट? उसमें रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स होता है, देखिए। यस सर, सर्वलेट द रिक्वेस्ट रिस्पांस। तो रिक्वेस्ट स्कोप का मतलब क्या, सिर्फ रिक्वेस्ट में यूज होगा। ओके, तो कैन बी यूज विद इन रिक्वेस्ट, इसके बाहर यूज नहीं होगा। ओके, रिमेंबर। एंड नेक्स्ट इज सेशन। अच्छा, आप सब लोगों को पता है सेशन। ओके, तो कैन बी यूज विथ HTTP सेशन। मतलब अगर आपने उसको सेशन स्कोप दे दिया तो आप उसको सेशन में स्टोर कर सकते हो। ओके, तो अगर आपने स्कोप दे दिया एंड यू सेड कि इट्स अ सेशन, तो इसका मतलब आप उसको सेशन के तरह यूज कर सकते हो। इट विल ऑटोमेटिकली गेट स्टोर्ड। ओके, रिमेंबर। अच्छा, अगर आपको कोई वेरिएबल है, जिसको कोई क्लास है या फिर वेरिएबल है और आप उसको थ्रू आउट दी प्रोग्राम यूज करना है, तो ग्लोबल स्कोप, ग्लोबल सेशन, रिमेंबर। तो ग्लोबल सेशन का मतलब क्या हो गया कि आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो। अच्छा, इसको यूज कैसे करना है, देखिए, क्लास ए व्हाटएवर इट इज, कुछ भी रहने दो। अच्छा, इसको स्कोप कैसे देना है, ऐड स्कोप, और इन ब्रैकेट डबल कोट्स में आपको कौन सा स्कोप चाहिए, तो फॉर एग्जांपल से प्रोटोटाइप, लाइक दिस इज क्लियर। तो अब ये क्या हो गया, अब जो क्लास ए है ये विद इन द सेम पैकेज यूज होने वाला है, विद इन द सेम कंपोनेंट, उसके बाहर नहीं चलेगा। और अगर मैंने इसको ग्लोबल सेशन कर दिया, इसका मतलब आप इसे कहीं पे भी यूज कर सकते हो। और अगर मैंने इसे सेशन कर दिया तो इसके सारे मेंबर मेंटेन होंगे। If I said add scope and I am passing session, it means its members are going to maintain throughout the session. जब तक सेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक इसके सेशन मेंटेन होगा, रिमेंबर। ओके, अच्छा, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट? यस सर, अंडरस्टूड। Yes, sir. अच्छा, देखिए, नेक्स्ट इज ऐड कंपोनेंट। अच्छा, इसके बहुत सारे हैं, मतलब आप अगर देखोगे तो बहुत सारे एनोटेशन हैं, जो लगने वाले हैं वही पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज कंपोनेंट? अच्छा, नाउ द प्रॉब्लम विद स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग कोर एंड स्प्रिंग एमवीसी इज दैट कि जब तक आप कोई क्लास को कंपोनेंट नहीं करोगे वो एक्सेसिबल नहीं होगी, मतलब अगर आप उसे नहीं यूज कर रहे हो तो। Okay, so remember what is a Spring Core component? It represents some functionality. ये एक फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो फॉर एग्जांपल अस्यूम करो कि मैंने क्या किया, एक क्लास को कंपोनेंट किया, इसका मीनिंग है कि वो स्कैन होने वाला है। अच्छा, आप लोगों को एंट्री पॉइंट पता है ना जावा में कैसा होता है? मेन इज जावा द में एंट्री पॉइंट कैसा होता है? या तो मेन क्लास होती है या तो मेन मेथड इज द एंट्री पॉइंट ना सर। मेन मेथड होता है या फिर आप क्या करते हो, स्टैटिक ब्लॉक लिखते हो, बराबर, वो एंट्री पॉइंट होता है आपका। Okay, but in Spring Core and in Spring Boot there is nothing called as main method. यहाँ पे main method नहीं होता है, यहाँ पे application class होती है। तो आप उसको स्कैन करना पड़ेगा, आपके JVM को स्कैन करना होगा कि भाई यहाँ पे application class कौन से और कितने कंपोनेंट्स अवेलेबल है। तो उसके लिए कंपोनेंट आपका ये होता है एनोटेशन।
तो अगर आप चाहते हो कि आपकी क्लास स्कैन हो तो समझो पब्लिक क्लास ए मैंने कर दिया एंड वट एवर इट इज उसमें लिखा हुआ है आई विल से ऐड कंपोनेंट। तो अब ये क्लास मेरी कहीं पर भी एक्सेसिबल हो जाएगी। तो दिस क्लास इज एक्सेसिबल एनीवेयर, मतलब मैंने उसको बता दिया कि नाउ माय क्लास इज कंपोनेंट, तो यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इट। आप इसका कहीं पर भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, रिमेंबर। और अगर मैंने इसको कंपोनेंट नहीं बताया तो जेवीएम को ये क्लास नहीं मिलेगा, रिमेंबर। ओके, अच्छा, तो इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? कोई डाउट है इसमें? तो सर ये मतलब मेन वाली क्लास होगी क्या? आप ऐसा नहीं बोल सकते, आप कोई भी क्लास को ओपन करना चाहते हो, ओपन मतलब कैसे है, देखो अब समझो मेरे पास एक क्लास है मेन, ठीक है, मेन मतलब एप्लीकेशन क्लास। अब उसके थ्रू प्रोग्राम एंट्री होगी, उसके बाद में सारे फाइल्स आपके स्कैन होंगे। अब अगर आपने कोई फाइल को ऐड कंपोनेंट नहीं दिया है तो वो फाइल स्कैन नहीं होगी, समझ रहे हो? तो स्कैन नहीं होगी मतलब वो मिलेगी नहीं। देखो यहाँ पे कैसा होता पता है क्या, यहाँ पे क्लास अलग है, यहाँ पे क्लास में मेन मेथड नहीं है, यहाँ पे क्लास में अलग कोई जावा के स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, यहाँ पे फ्रेमवर्क के मेथड है। तो एक कंपोनेंट स्कैन चालू होता है ऑटोमेटिकली। कंपोनेंट स्कैन का मीनिंग क्या है कि जेवीएम जो है मतलब आपका जो कंटेनर है वो सारे फाइल स्कैन करने लगता है एक के बाद एक के बाद। तो अगर आपकी आपने कभी एक्सेप्शन देखा है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, नो क्लास नेम फाउंड एक्सेप्शन आता है देखो। हाँ सर, यस सर। हाँ, ये सब आता है जब जेवीएम को क्लास, लेकिन अगर आपने यहाँ पे ऐड कंपोनेंट दे दिया तो क्लास बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होगी, ठीक है। तो अगर आपको क्लास को अवेलेबिलिटी करना है, मतलब आपको क्लास को अवेलेबल करना है तो कंपोनेंट ऐड कंपोनेंट आपको देना है, ठीक है। अच्छा, इज दिस क्लियर नाउ? तो मतलब यहाँ पे हर क्लास कंपोनेंट हो गई, रिमेंबर। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इन जावा इन स्प्रिंग बूट एवरी क्लास इज कंपोनेंट, हर क्लास कंपोनेंट होनी चाहिए। ओके, तो इन स्प्रिंग बूट करंट इन लेटेस्ट वर्जन, मतलब जो करंट अभी लेटेस्ट वर्जन है 3.8 स्प्रिंग बूट, वहां पे बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट हो जाता है, तो आपको ऐड कंपोनेंट डालने का जरूरत नहीं, रिमेंबर। ओके, तो ऐड कंपोनेंट आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो कंपोनेंट ही है, रिमेंबर। अच्छा, एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट? ओके, अच्छा, तो हमने क्या क्या पढ़ा है, आपके सारे एनोटेशन समझ में आ गए ना आपको? और भी बहुत एनोटेशन थे लेकिन शायद मैं कर लूंगा। सर स्टॉप करेंगे यहाँ पे? ठीक है सर। हेलो, ओके सर। चलेगा? हाँ, तो सर कल इनका प्रैक्टिकल कर लेंगे, प्रैक्टिकल कल इन सारों का। मैं सोच रहा था कल पूरे एनोटेशन खत्म हो जाएंगे।